आपसे लिखिएगा। अमेरिका, आपसे लिखिएगा। चलिए, आवाज आ रही है? और क्या हाल चाल है आप लोगों का? बढ़िया है। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कौन सी टॉपिक चल रही थी, दिखाइएगा। अच्छा, विदेशी स्रोत कंप्लीट हो गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो याद किए हैं कि नहीं आप लोग? याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा वॉल्यूम हल्का से बढ़ा दीजिएगा। हाँ, हल्का से बढ़ा दीजिएगा वॉल्यूम। तो याद किए हैं कि नहीं विदेशी स्रोत आप लोग? बोलिए, क्यों याद है? चलिए, तो पूछ लेते हैं 5 मिनट। क्यों? पूछने के लिए बोले थे कि नहीं आप लोग को? याद करने के लिए बोले थे ना? चलिए, लास्ट में कॉर्नर आप खड़े हो जाइए। पीछे शुरुआत करते हैं। याद किए हैं विदेशी स्रोत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, अदरवाइज कोई नहीं बताएगा। हाँ, मौलिक कर्तव्य पूछ रहे हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? कौन बता रहा है जी? इधर चिल्ला रहा है। आप लोग से पूछेंगे, अभी कहाँ परेशान हो रहे हैं, और जो बताएगा बहुत डांटेंगे। कृपया शांत होकर सुनिए, और जिनको पूछ रहे बता रहे। देख रहे हैं क्या आप? कहां से लिया गया बताइए। बताइए, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? बताइए, पहला प्रश्न पूछे, आप नहीं बता पाए। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा बताइए? बिना पढ़े कहां सिलेक्शन होने वाला है? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम आए और रेगुलर पढ़ाते रहे, कुछ पूछे नहीं, आप पढ़े नहीं, मतलब यही चाह रहे हैं क्या आप? चलिए, दूसरा प्रश्न बनाइए। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ये भी नहीं पता है, बताइए। आप पढ़ते नहीं क्या घर पे? क्यों नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा बताइए? कैसे होगा बताइए? कहाँ के रहने वाले हैं? बताइए, सुल्तानपुर से आए हैं 150 किलोमीटर सफर करके। हाँ, अच्छा, चुनार से। बताइए, इतना दूर से आए हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हो पाएगा? आप टाइम पास कर रहे हैं। कितने घंटे पढ़ते हैं रूम पे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? एक भी घंटे नहीं, कितने घंटे पढ़ते हैं? 1 घंटे पढ़ते हैं? मतलब पूरा 24 घंटे में 1 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं? बैठिए, अभी तो हम कुछ नहीं बोल रहे, अभी क्लास से बाहर खड़ा करेंगे 1 घंटा, तब समझ में आएगा। क्लास से बाहर करेंगे तब समझ में आएगा। आपको ये लग रहा है कि सर पूछ के ऐसे फॉर्मेलिटी कर देंगे। अगली बार नहीं खड़ा करेंगे तो क्लास से पूरा 1 घंटा बाहर रहेंगे, तब समझ में आएगा। बैठिए, शर्म नहीं लग रही है? आप खड़े हो जाइए। आपको नहीं करेंगे। आपका तो 1-2 दिन हुआ है ना क्लास। चलिए, परेशान न होइए, नया टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें बताइएगा। चलिए, बताइए। आप बताइए, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, नेक्स्ट बताइए। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया है? बताइए, राष्ट्रीय आपात किस देश से लिया गया है? बताइए, राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया? आप भी नहीं पढ़े हैं। अगली बार, आज तो मैं छोड़ दे रहा हूं सबसे पूछ के, अगली बार नहीं पढ़ाएगा तो वहीं बाहर खड़ा रहेगा पूरा 1 घंटा तक, तब समझ में आएगा। चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो। कनाडा से लिया गया? किताब में देखिए, कनाडा लिखा है कि कहाँ लिखवाए हैं? उल्टा सीधा बता रहे हैं आप। राष्ट्रीय आपात तब क्यों गलत बता रहे हैं? बताइए, इतना पढ़ाने के बाद, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। बैठिए, अगली बार याद करके आइएगा, नहीं तो क्लास से बाहर रहेंगे। अब जो नहीं बताएगा क्लास से पूरा 1 घंटा बाहर रहेगा। अगली क्लास जो रहेगी वो करने भी नहीं देंगे। ना, मजाक बना लियो आप लोग यार। इतना पोलाइटली पढ़ाया जा रहा है, इतने बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बेसिक चीजें यही है। यही नहीं तैयार रहेगा तो आगे क्या पढ़ोगे जी तुम लोग? चलो, पीछे खड़े हो जाओ बालक। पहला दिन है क्या आपका? ये पढ़े हो विदेशी स्रोत? चलो बताओ, राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया? चलो बताओ, राष्ट्रपति शासन कहां से लिया गया?
हाँ, कनाडा से। चलो बताओ, लास्ट प्रश्न बताओ। देख रहे हो क्या नीचे? चलो बताओ। बीती आपात, फाइनेंस इमरजेंसी, बीती आपात कहां से लिया गया है? अमेरिका से। बैठ जाओ, देखो लड़का याद किया अच्छे से। तीनों पूछे, तीनों बता दिए, बैठ जाओ। देखो ऐसे पढ़ाई होती है, और तुम लोग मजाक बना लिए हो। आप खड़े हो यही पीछे, पढ़े हैं विदेश स्रोत? हाँ या ना बताओ, नहीं तो क्लास से अभी बाहर करेंगे, समझ में आ जाएगा। पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो? चलो अच्छी बात है। चलो बताओ, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? राज्यपाल, गवर्नर का पद कहां से लिया गया? कनाडा से। चलो बताओ, लास्ट प्रश्न बताओ। प्रश्न काल किस देश से लिया गया है? लास्ट प्रश्न बताओ, प्रश्न काल किस देश से लिया गया है? बताओ, प्रश्न काल किस देश से लिया गया है? ये भी नहीं पढ़े हो? ब्रिटेन नहीं बताते? ब्रिटेन। बैठो। इस बार तो मैं छोड़ दे रहा हूं, तुम लोग पूछने से लग रहा है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो घर पे, बस टाइम पास कर रहे हो। यहां जा रहे हो आराम से, 4 घंटे क्लास करने के बाद दाल चावल खा के बाद 8 घंटे की नींद ले रहे हो। जो पढ़ाया जाए कम से कम उसको पढ़ा करो ना, 10 से 20 मिनट। और नहीं पढ़ेगा तो क्या मतलब निकलेगा बताओ? अगली बार पूछेंगे, अगर जो ना बताएगा यहीं गेट पे खड़ा करेंगे, और पूरा 1 घंटा तक खड़ा रहेगा, और अगली क्लास भी नहीं करने देंगे। मतलब इतना इजी हर वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए प्लॉटली पढ़ाया जा रहा है। अब नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे जी? मान लो जिनका 1 2 क्लास हुआ है वो अलग बात है, जो पढ़े हैं शुरुआत से तो उनको पता होना चाहिए 3 4 दिन। मतलब तुम लोग चाह रहे हो कि सर आए पढ़ा के चले जाएं और पूछे ना, फॉर्मेलिटी करते रहें। ये थोड़ी होती है एजुकेशन की क्षेत्र। कंपटीशन देना है, 1 लाख 2 लाख लड़कों में आप लोग को फाइट करना है, लाखों लड़कों में। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। अच्छी कोचिंग मिली है, अच्छा माहौल मिला है, अच्छे टीचर मिले हैं। देख लो यही सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे नॉन टेक में, जीएस में देख लो, इससे बेहतर कोई पढ़ाए तो बताओ। पता ही नहीं चलता है कब शुरुआत हुई कब खत्म हो गया, और कुछ मतलब ही नहीं निकला। अगली बार अगर जो नहीं बताएगा वहीं खड़ा करेंगे, और पूरा 1 घंटा तक खड़ा रहेगा, पानी तक पीने नहीं देंगे, गधे कहीं के। तो लोग हम आए आराम से कि चलो कम से कम याद किए होगे, बताओगे, अच्छा लगेगा। देखो लड़का पूरा बताया जितना पूछे कॉन्फिडेंस से। तुम लोग पूछने से ये लग रहा है, बताओ 4 से पूछे, एक लड़का सही बताया एग्जैक्ट, और तुम लोग पढ़वे नहीं करते हो। अगली बार हम सुनेंगे नहीं कि याद नहीं है, नहीं याद है। नहीं याद होगा डायरेक्ट बाहर करेंगे, गधे कहीं के। पढ़ना उड़ना नहीं, पता नहीं क्या मजाक बना लियो तुम लोग। चलो 2 4 प्रश्न लिखो, कैसे प्रश्न एग्जाम में आता है, नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, लिखो। अगले प्रश्न लिखो, राष्ट्रीय आपात किस देश से लिया गया है? प्रश्न पूछा जाता है, लिखो। लिखो, राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा। अमेरिका, ऑप्शन लिखिएगा अमेरिका। बी लिखिएगा ब्रिटेन, ऑप्शन लिखिएगा अमेरिका। बी लिखिएगा ब्रिटेन। सी लिखिएगा जर्मनी, सी लिखिएगा जर्मनी। और डी लिखिएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? जर्मनी, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जर्मनी, ऑप्शन जर्मनी सही होगा। चलो अगला प्रश्न लिखो, राज्य की नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न लिखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न लिखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? हाँ, अगला प्रश्न लिखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? चलो ऑप्शन लिखना।
ऑप्शन लिखना, पहला आयरलैंड, बी लिखिएगा फ्रांस, सी लिखिएगा जर्मनी, डी लिखिएगा नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? आयरलैंड, आयरलैंड होगा ना? चलो, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अगला प्रश्न लिखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अगला प्रश्न लिखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा, ब्रिटेन, बी ऑप्शन लिखिएगा आयरलैंड, सी लिखिएगा रूस, डी लिखिएगा नॉन ऑफ दिस। हाँ, ऑप्शन लिखिएगा, पहला ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी रूस और डी नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा? रूस होगा। गुड। चलो अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखो, प्रश्न काल लिखो, अगला प्रश्न, प्रश्न काल किस देश के संविधान से लिया गया है? अगला प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न काल किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न काल किस देश के संविधान से लिया गया है? चलो यही सेम ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन लिखना ब्रिटेन, बी ऑप्शन लिखना आयरलैंड, सी लिखिएगा रूस और डी लिखिएगा नॉन ऑफ दिस। यही ऑप्शन लिखिएगा, पहला ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी रूस और डी नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? ए ब्रिटेन होगा ना? चलो गुड। अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अगला प्रश्न लिखिएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? चलो ऑप्शन लिखना, पहला अमेरिका, पहला ऑप्शन लिखना अमेरिका, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी, चौथा जर्मनी। कौन सा होगा? फ्रांस। चलो तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये टॉपिक आप याद कर ले जाएंगे। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब तो आइडिया लग जाएगा ना कैसे प्रश्न आता है। बोलो, आगे बढ़े? देखो बोल भी नहीं रहे सब, हाँ या ना बोला करो। क्यों एकदम गधे हो गए तुम लोग? क्यों पूछने भी नहीं बता रहे हो, और जो पूछ रहे हैं उसको भी हाँ में ना बताया करो। कम से कम हाँ या ना बता दिया करो। क्यों वो भी नहीं बोल रहे हो? चलो बताओ तुम लोग, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? अच्छा, प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है? नागरिकता किस देश से लिया गया है? अच्छा, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? प्रश्न काल कहां से लिया गया है? शून्यकाल कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? अच्छा, कोई पूछे राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहां से लिया गया है? समवर्ती कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, है कि नहीं?
तो इसको याद करना, जाना 1 घंटा पढ़ना, याद हो जाएगा, कुछ है नहीं। देखो इसको इतना पोलाइटली पढ़ाए हैं और अच्छे अच्छे पढ़ने वाले याद नहीं कर पाते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत तो याद है। और जो पूछा करें हाँ या ना बताया करो, तभी तो पता चलेगा। अब पूछ रहे हैं बता नहीं रहे हो, कहाँ से पता चलेगा? टीचरों को भी पता होना चाहिए तुमको क्या आ रहा है क्या नहीं यार। अब पूछने से देखो पूरा रिस्पॉन्स एकदम गंदा कर दे रहे हो तुम लोग। 4 लोग से पूछे, 1 लोग को बस याद है। नहीं याद करोगे तो आपका घाटा, हमारा थोड़ी घाटा है। भाई हमारा काम है, ड्यूटीज है जो अच्छे सिलेबस को कंप्लीट करना, बेहतर तरीके से अच्छा कंटेंट देना। लेकिन आप लोग हैं तो पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग का घाटा है। भाई फ्री में थोड़ी आप पढ़ रहे हो, संस्था को कम से कम जो भी फीस होगा मानक 7,000 8,000 10,000 जो भी फीस होगा आप जमा किए होगे तभी तो पढ़ रहे हो। तो पैसे का मत तो समझो, अपने मम्मी पापा के सपने को देखो कि किस उम्मीद से इलाहाबाद प्रयागराज भेजे हैं। कोई एम लक्ष्य बनाओ कि मुझे 6 7 8 महीने अच्छे से पढ़ना है और फाइनल केस कहीं ना कहीं वैकेंसी में, किसी भी वैकेंसी में, कहीं स्टेट लेवल की या TG2 या JEE लेवल तक हमें बेहतर तरीके से करना, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। चलो अगला टॉपिक हेडिंग डालना, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हेडिंग डालना भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इसे इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। चलो हेडिंग डालना भारतीय संविधान की अनुसूचियां, और इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो भी नया टॉपिक में पढ़ाया करूं तो नए पेज से हेडिंग आप डायल करो, इससे आप फायदा ही रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक है और कैसे पढ़ना है। चलो हेडिंग डालिए सब लोग, बोलो यार। तो यस सर बोलने में क्या जा रहा है? अब ये भी नहीं बोलोगे हेडिंग तो हम वेट करेंगे क्या तुम्हारा? क्यों? हाँ या ना जवाब दिया करो, जब भी हम बोला करें तो हाँ या ना जवाब दिया करो। क्यों? हमें भी तो पता रहे कि हेडिंग डाले हो कि नहीं डाले हो। क्यों अब पूछ रहे हो, सोच रहे हो बोले कि ना बोले? क्यों? स्टार्ट किया जाए तब। चलो भारतीय संविधान की अनुसूचियां, अब लिखना बंद करो, आधे घंटे समझो हमारे टॉपिक को, बहुत अच्छी टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है। देखो आप देखेंगे जब भारत का मूल संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान समय देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 470 आर्टिकल। या हम लोग एकदम सीरियल से चल रहे, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे। जैसे हमने आपको संविधान किसे कहते, राजव्यवस्था किसे कहते, प्रकार, विदेशी स्रोत, इसके बाद भारतीय संविधान की अनुसूची, अनुसूची के बाद विशेषताएं पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, संविधान सभा, शासन के अंग, तो बेसिक पॉलिटिक यूनिट समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान की अनुसूचिया का मतलब क्या है, इस चीज को आप समझो। यानी भारतीय संविधान, भारतीय मतलब भारत का, संविधान का मतलब होता है कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। की अनुसूचियां, यानी हमारे संविधान में अनुसूचिया को परिभाषित नहीं किया गया अनुसूचिया होती क्या, अनुसूचिया किसे कहते हैं। लेकिन विद्वानों का मानना है कि अनुसूचिया के अंतर्गत जो भी बातें दी गई हैं और राष्ट्रीय महत्व की बातें इंक्लूड किया गया। यानी कहने का सेंस डियर कि हमारे संविधान में अनुसूचिया परिभाषित नहीं किया गया है कि अनुसूचिया होती क्या, अनुसूचिया किसे कहते हैं। लेकिन अनुसूचिया के अंदर जो भी बातें दी गई हैं और राष्ट्रीय महत्व की बातों को इंक्लूड किया गया है, यानी नेशनल चीजों को कहने की अनुसूचिया के इंक्लूड किया गया। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा आप अनुसूचिया पढ़ चुके हो, अनुसूचिया होती क्या है, तो आप ये बताओ कि अनुसूचिया को एग्जैक्ट परिभाषित नहीं किया गया कि अनुसूचिया होती क्या है। लेकिन अनुसूचिया के अंदर जो भी बातें दी गई हैं और राष्ट्रीय महत्व की बातें यानी केंद्र संबंधित बातें अनुसूची के अंतर्गत इंक्लूड की गई हैं। जैसे हमारा मूल संविधान बना था, मूल संविधान का मतलब क्या है, हमारा संविधान जब बन के लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, उसी को हम मूल संविधान कहते हैं। यानी संविधान जब बन के लागू हुआ था उसी को हम मूल संविधान कहते हैं। उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, यानी 8 शेड्यूल्स थे, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे।
यानी मूल संविधान बना था, यानी संविधान जब बन के लागू हुआ था, उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान समय देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 470 आर्टिकल हैं। तो हम लोग पहले टारगेट बनाएंगे, पूरा अनुसूचियां पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियां पढ़ने के बाद पूरा भाग के बारे में पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे, शासन के, तब हम लोग आर्टिकल के बारे में यार एकदम सीरियल से पढ़ेंगे। यानी एक हफ्ते 10 दिन के अंदर 22 भाग, 8 अनुसूचियां, प्रस्तावना, संविधान सभा, पूरी बेसिक पॉलिटी की सीरीज को हम कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग आर्टिकल के अंतर्गत आएंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक यही समझा कि हमारे संविधान में अनुसूचियां परिभाषित नहीं किया गया है कि अनुसूचियां होती क्या है, लेकिन अनुसूचिया के अंदर वही बातें दी गई हैं, उस बात को सम्मिलित किया गया जो केंद्र से संबंधित हो, यानी राष्ट्रीय महत्व की बातों को कहने को उसमें सम्मिलित किया गया। जैसे मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए 12 अनुसूचियां, 25 भाग हैं और 470 आर्टिकल हैं। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है पहला कि मूल संविधान बना तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे और कितने आर्टिकल थे। वर्तमान समय कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने आर्टिकल हैं? 470। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया, चलो बताओ। मूल संविधान बना तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, कितने आर्टिकल थे। वर्तमान समय कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं? 470। अब हम लोग अनुसूचिया के बारे में पढ़ते हैं। अनुसूचिया कौन कौन सी 12 हैं, समझो। यहां तक प्रयागराज लड़का 10 साल 12 साल 12 महीने रह जाता है, संविधान A to Z खत्म भी हो जाता है, लेकिन अनुसूचिया पूछोगे याद ही नहीं होता है। अनुसूचिया कहने टीचर पढ़ाता है, लेकिन टीचर पैटर्न को नहीं पढ़ा पाता, स्टूडेंट को क्या चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। और कहने के आप देखेंगे 12 अनुसूचिया पढ़ता है लड़का तो कॉन्फिडेंस उसका रहता नहीं है और कहने की गलत कर देता है। लेकिन आप देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर, इस वीक तक हम आपको अनुसूचिया पढ़ा देंगे, आप चाह के भी नहीं बोल पाएंगे, और बहुत बेहतर तरीके से हर प्रश्न को आप बेसिक टू हाई लेवल किसी भी एग्जाम के लिए आप कहने की अनुसूचिया के प्रश्न को आप डील करोगे। तो हमने यही समझा कि अनुसूचिया को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुसूचिया के अंदर जो भी बातें दी गई हैं वो केंद्र संबंधित बातें दी गई हैं। जैसे मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम 12 अनुसूचियां, 25 भाग हैं और 470 आर्टिकल है। अब हम लोग पढ़े अनुसूचिया के बारे में, अनुसूचिया कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और कैसे कैसे चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। आप देखेंगे डियर, मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थे, लास्ट में 4 जोड़ी गई, जो प्रेजेंट टाइम कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान बना था यानी संविधान जब बन के लागू हुआ था उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। संविधान बनने के बाद, इधर पढ़ा रहे हैं कि उधर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। जब पढ़ाई करे तो बोर्ड पर ध्यान रहे, हमारे पेन पर ध्यान रहे। अब पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे। अगर करना तो नाम उम लिख लो, आराम से पढ़ो आराम से। अब आप अपने भी नहीं पढ़ो, दूसरों के नहीं पढ़ने और हमें भी नहीं पढ़ाने दे रहे हो। तो मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में 4 जोड़ेगी, जो प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बन के लागू हुआ था उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। संविधान बनने के बाद लास्ट में 4 जोड़ी गई। अगर लास्ट में देखा जाए 4 जोड़ी गई तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। पहले हम लोग टारगेट बनाएंगे जो मूल संविधान की 8 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो जो लास्ट में 4 जोड़ी गई इसको हम लोग पढ़ लेंगे, तो 12 अनुसूचियां हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 12 अनुसूचियां को कंप्लीट करें। तो हमने यही समझा कि मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में 4 जोड़ी गई, जो प्रेजेंट टाइम कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। अब 12 अनुसूचियां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और कैसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मूल संविधान बना तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। लास्ट में कितनी जोड़ी गई? 4। प्रेजेंट टाइम कितनी है? 12। इतनी बात समझ में आई? आप समझो। आप देखेंगे डियर, अनुसूची 1 के अंदर जो बातें दी गई हैं आप समझिएगा, उसमें कहा गया कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य क्षेत्र हैं, टोटल राज्य 36 हैं, अर्थात अनुसूची 1 के तहत राज्यों की परिभाषा दी गई है। यानी हमारे कहने का सेंस क्या है कि 12 अनुसूचिया में संविधान की पहली अनुसूची में जो बातें दी गई हैं उसमें कहा गया भारत के केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जिसपे केंद्र सरकार का नियंत्रण हो, जिस राज्य को केंद्र देखती हो, उसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया, यानी कहा गया कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य क्षेत्र और टोटल राज्य 36 हैं, अर्थात अनुसूची 1 के तहत राज्यों की परिभाषा दी गई है। तो आपसे कोई पूछे कि संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्यों की परिभाषा दी गई, क्या बताओगे? 1 में। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने राज्य क्षेत्र हैं? 28। इसके बाद संविधान की अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख किया गया, और अनुसूची 3 में आप देखोगे शपथ का उल्लेख किया गया। यानी हमारे संविधान की अनुसूची 2 में वेतन संबंधित बातें दी गई हैं, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया। हम आपको 8 से 10 वेतन लिखवाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड से है, जो बार बार एग्जाम में कहीं के वेतन पूछी जाती है, इसको हम आपको बताएंगे। यानी केंद्र के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं, उनका कितना वेतन होगा वो अनुसूची 2 में लिखी गई है। जैसे आप पढ़ोगे तो राज्यपाल का वेतन 3,50,000, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, तो किसका कितना वेतन होगा यही अनुसूची 2 में स्पष्ट रूप से बातें लिखी गई है। और अनुसूची 3 में आप देखेंगे शपथ संबंधित बातें दी गई है। तो पूछा जाता है डायरेक्ट प्रश्न कि हमारे संविधान के किस अनुसूची में वेतन का उल्लेख किया गया? 2 में। किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया? 3 में। लड़के गलत कर देते हैं, अनुसूची 2 पूछता है तो 3 बताते हैं शपथ, और 3 पूछता है तो वेतन बताते हैं, गलत कर देते हैं। देखो किस तरह आप इस कंफ्यूजन को दूर करोगे, कैसे लॉजिक लगाओगे और प्रश्न को आप बेहतर तरीके से फाइंड आउट करोगे। जैसे अनुसूची 2 पूछेगा तो आप बताओगे अनुसूची 2 मांगने का भाव रहा है, क्या 2? वेतन। लेकिन अनुसूची 3 मांगने का भाव नहीं आ रहा है। अनुसूची 3 में 3 शब्द हैं, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया? शपथ का। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची में वेतन है? 2 में। और किस अनुसूची में शपथ है? 3 में। तो प्रश्न बनेगा कि राज्यों की परिभाषा संविधान की किस अनुसूची में है? 1 में। किस अनुसूची में वेतन है? 2। और किस अनुसूची में शपथ है? 3। इतनी बात समझ में आई? चलो बताओ, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? लास्ट में कितनी जोड़ी गई? प्रेजेंट टाइम कितनी है? किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है? अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया? शपथ। इतनी तो बात क्लियर हुई, अब समझो। यानी किसका कितना वेतन होगा अनुसूची 2 के तहत बातें लिखी गई है, लेकिन अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया। यानी शपथ संबंधित जो बातें दी गई अनुसूची 3 में दी गई, यानी किसका कितना वेतन होगा ये अनुसूची 2 के तहत, यानी कि हमारे अंतर वेतन की बातें पदाधिकारी के रूप में सम्मिलित की गई, और अनुसूची 3 के अंदर शपथ का उल्लेख किया गया। यानी हमारे अंतर्गत आप देखेंगे जो भी सिस्टम को धारण करता है, केंद्र का अधिकारी हो चाहे राज्य का अधिकारी हो, वो अनुसूची 3 के शपथ लेता है। भाई जैसे अगर आप कोई भी पोस्ट धारण कर लोगे, यानी जेई पोस्ट या टीजी2 पोस्ट के अंतर्गत, या केंद्र के अधिकारी हो जाओगे, राज्य के अधिकारी, तो आप कहेंगे कि शपथ लोगे, अनुसूचित 3 के अंदर शपथ लोगे, यही शपथ लोगे कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं देश के प्रति निष्ठा के प्रति लगा रहूंगा, अपने प्राण के साथ देश की रक्षा करूंगा, लेकिन कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जो संविधान के विरुद्ध हो। तो वही हमारे संविधान के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, केंद्र के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, वो अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेते हैं। लेकिन 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो अनुसूचित 3 के शपथ नहीं लेते। कौन कौन नहीं लेते हैं? खूब पूछा जाता है और आगे पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पहला, और दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, और चौथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यानी 4 ऐसे पदाधिकारी हैं डियर, यानी कि आप देखेंगे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुआ, ये 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो अनुसूचित 3 के शपथ नहीं लेते हैं। बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्र मंत्रिपरिषद हो, राज्य मंत्रिपरिषद हो, केंद्रीय अधिकारी हो, राज्य का अधिकारी है, सारे अनुसूचित 3 के शपथ लेते हैं। लेकिन 4 ऐसे पदाधिकारी हैं डियर, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये अनुसूचित 3 के शपथ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते आगे इसके बारे में पढ़ना, लेकिन थोड़ा हम आपको बेसिक चीजें बता देते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित 3 के शपथ इसलिए नहीं लेता क्योंकि आप पढ़ोगे संविधान के आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान के आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, इसी कारण राष्ट्रपति अनुसूचित 3 के अंदर शपथ नहीं लेता।
और राष्ट्रपति को आप शपथ देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ। और राष्ट्रपति आप देखोगे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो आपसे पूछे कोई, क्या भारत के राष्ट्रपति अनुसूची 3 के शपथ लेता है? नहीं। किस आर्टिकल की शपथ लेता है? 60। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति को। आप देखिए भारत का उपराष्ट्रपति भी अनुसूची 3 के शपथ नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे संविधान के आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया। और उपराष्ट्रपति को शपथ देखोगे तो कहीं कि आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। इसी कारण भारत का उपराष्ट्रपति भी अनुसूची 3 के शपथ नहीं लेता। तो आपसे कोई पूछे क्या भारत को उपराष्ट्रपति अनुसूची 3 के अंदर शपथ लेता है? नहीं। किस आर्टिकल के तहत शपथ लेता है? 69। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। आप देखिए भारत का राज्यपाल भी अनुसूची 3 शपथ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे संविधान के आर्टिकल 159 के तहत भारत के राज्यों के राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया। जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए राज्यपाल होता है, तो वैसे राज्यपाल भी अनुसूची 3 के अंदर शपथ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल को अनुसूची 3 की शपथ नहीं लिया गया। तो राज्यपाल अनुसूची 3 शपथ इसलिए लेता क्योंकि आर्टिकल 159 में ऑलरेडी कहीं कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया। और राज्यपाल को शपथ आप देखोगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कहीं कि आप देखोगे राज्यपाल को कहीं कि शपथ दिलाया जाता है। इसी कारण राज्यपाल अनुसूची 3 के अंदर शपथ नहीं लेता। तो आपसे कोई पूछे कि राज्यपाल किस आर्टिकल शपथ लेता है? 159। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी अनुसूची 3 शपथ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि पहले से सांसद के रूप में शपथ लिए रहते हैं, इसी कारण ये अनुसूची 3 के अंदर शपथ नहीं लेते। तो हमने अभी तक क्या समझा? आधे घंटे क्लास में हमने ये समझा कि संविधान में अनुसूचियां परिभाषित नहीं किया गया कि अनुसूचियां होती क्या है। यानी हमारे जब मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी और लास्ट में 4 जोड़ी गई। जो प्रेजेंट टाइम कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची के अंदर संविधान की पहली अनुसूची राज्यों की परिभाषा दी गई, जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य क्षेत्र है। अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख किया गया, किसका कितना वेतन होगा। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया। हमारे 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो अनुसूची 3 के शपथ नहीं लेते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसको आगे पढ़ना है और हमने थोड़ा बहुत बताया क्यों नहीं शपथ लेते हैं। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसी कारण वजह से अनुसूची 3 के तहत कहीं कि राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता। वैसे राज्यपाल भी अनुसूची 3 के शपथ नहीं लेता क्योंकि संविधान के आर्टिकल 159 आर्टिकल 69 के तहत राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है और राज्यपाल को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति दिलाता है। आप देखिए राज्यपाल भी अनुसूचित 3 शपथ नहीं लेता कि आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ को उल्लेख किया गया और राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी अनुसूचित 3 शपथ लेता क्योंकि पहले से सांसद के रूप में शपथ लिया रहता है। इसी कारण वजह से लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी अनुसूचित 3 के अंदर शपथ नहीं लेता क्योंकि पहले से सांसद के रूप में शपथ लिया रहता है। तो अनुसूची 1 2 3 कोई पूछे बता ले जाओगे? बोलो भैया, चलो बताओ सब लोग। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थे? इसमें भी डाउट है क्या? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? लास्ट में कितनी जोड़ी गई? प्रेजेंट टाइम कितनी अनुसूचियां हैं? किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है? वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य क्षेत्र हैं? अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है? अच्छा कोई पूछे भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल शपथ लेता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल किस आर्टिकल शपथ लेता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इतनी बात समझ में आई? चलो एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखो तब लिखिएगा। मूल संविधान में लिखिएगा, उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा। मूल संविधान में लिखिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लिखिएगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल
लेकिन वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे 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 में हेडिंग डालेगा अनुसूची 1। जैसे में पहला हेडिंग डालेगा अनुसूची 1। हाँ, जैसे में पहला हेडिंग डालेगा अनुसूची 1। पहला हेडिंग डालेगा अनुसूची 1, लिखिएगा अनुसूची 1 में। लिखिए इसके तहत भारत के केंद्र शासित प्रदेश, इसके तहत भारत के केंद्र शासित प्रदेश, इसके तहत भारत के केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके तहत भारत के केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके तहत भारत के केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। लिखिएगा वर्तमान समय में, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 28 राज्य क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 28 राज्य क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 28 राज्य क्षेत्र हैं। अर्थात 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 अनुसूची 1 के अंतर्गत, अर्थात अनुसूची 1 के अंतर्गत, अर्थात अनुसूची 1 के अंतर्गत राज्यों की परिभाषा दी गई है। अर्थात अनुसूची 1 के अंतर्गत राज्यों की परिभाषा दी गई है, दी गई है। अब हेडिंग डालेगा अनुसूची 2। अर्थात अनुसूची 1 के अंतर्गत राज्यों की परिभाषा दी गई है। अब हेडिंग डालेगा अनुसूची 2। हेडिंग डालेगा अनुसूची 2, लिखिएगा अनुसूची 2 में इसके तहत राष्ट्रपति, अनुसूची 2 में लिखिएगा इसके तहत राष्ट्रपति कामा उपराष्ट्रपति, हेडिंग डालेगा अनुसूची 2, लिखिएगा इसके तहत राष्ट्रपति कामा उपराष्ट्रपति कामा राज्यों के राज्यपाल, इसके तहत राष्ट्रपति कामा उपराष्ट्रपति कामा राज्यों के राज्यपाल कामा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसके तहत राष्ट्रपति कामा उपराष्ट्रपति कामा राज्यों के राज्यपाल कामा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कामा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कामा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कामा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कामा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कामा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि के संबंधित, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि के संबंधित, इत्यादि के संबंधित वेतन का उल्लेख किया गया है। वेतन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इत्यादि के संबंधित वेतन का उल्लेख किया गया है। वेतन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। इत्यादि के संबंधित वेतन का उल्लेख किया गया है। जैसे जैसे चलिए सारा वेतन लिखिएगा, एक्सप्लेन करेंगे हम आप, ठीक। अभी हम आपको समझाएंगे, पहले वेतन लिखिएगा सारा, ठीक डियर।
ऐसे आप ना खींचिएगा, पता चले आप भी बीच में खींच दे। क्यों? मैं ज्यादा लिखने के लिए खींच रहा हूं, आप सीरियल से लिखते चलिए जैसे लिख रहे हैं। जैसे पहला लिखिएगा राष्ट्रपति का वेतन, 5 लाख। दूसरा लिखिएगा उपराष्ट्रपति का वेतन, 4 लाख। प्रधानमंत्री का वेतन, साथ में लिखते चलिए आप भी, प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000। सोचिए कम क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सांसद का वेतन, 1 लाख। नेक्स्ट लिखिए लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, चल। राज्यपाल का वेतन, 3,50,000। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, 2,80,000। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, 2,50,000। मान्यवादी का वेतन, चलिए लास्ट लिखिएगा 2,50,000। चलिए डियर, जाना समझ में आ रहा, पूछ लिए गलत ना लिखिएगा, ठीक? इतना अगर वेतन याद कर लेते हैं तो हर एग्जाम क्लियर अब माना जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री का वेतन डियर 1,60,000, सांसद का वेतन 1 लाख। हाँ लिखो, पहले बता रहे हैं, अभी तो समझा रहे हैं। लिख लिए क्या? 5 मिनट वेट करो, सब लोग लिख लें, बता रहे हैं। अब सब एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक?
नोट कर लिए सब लोग? चलो फास्ट नोट करो। चलो समझो डियर, अब बाद में नोट करना, आप पहले समझ लो, 5 मिनट समझो। देखो राष्ट्रपति ये सब जितना पदाधिकारी इसको आगे पढ़ाएंगे भी है, ये सब चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है कि नहीं? राष्ट्रपति पढ़ना, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, लोकसभा, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मानवादी, सीएजी, ये सब आगे पढ़ना आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत बेसिक जानते रहोगे, आगे पढ़ाएंगे और रुचि पैदा होगी आपकी। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 पढ़ोगे तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और वर्तमान में राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनका वेतन पर मंथ आप देखें 5 लाख रुपया अनुसूचित 2 के तहत भारत सरकार यानी केंद्र सरकार उनको प्रोवाइड करती है। तो आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति का वेतन कितना, तो क्या बताओगे? 5 लाख। वैसे उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। आगे पढ़ाएंगे हम आपको, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, उनको जो वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपया दिया जाता है। यानी कि आप देखेंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में जब काम करते हैं जगदीप धनखड़, तो उनको 4 लाख रुपया वेतन दिया जाता है। तो आपसे कोई पूछो उपराष्ट्रपति वेतन कितना, तो क्या बताओगे? 4 लाख। इसके बाद प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000। आप देखोगे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा के लिए यानी कि सांसद को प्रधानमंत्री के रूप में रहा। तो प्रधानमंत्री पहले सांसद का चुनाव जीतता है, तो जितने भी सांसद की सैलरी होती है, 545 सांसद हैं, उनको पर मंथ 1 लाख रुपया मिलता है। तो वही प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है 1 लाख रुपए मिलता है, और 60,000 बेरोजगारी भत्ता उनको परिवार चलाने के लिए टोटल अगर जोड़ दिया जाए 1,60,000 मिलता है। तो बातें समझ में आई? तो कोई पूछे कि सांसद की सैलरी कितनी है? 1 लाख। और कहने की वेतन कितना प्रधानमंत्री का? 1,60,000। आप देखो विधायक का मैंने नहीं लिखा, हर स्टेट का विधायक अलग अलग होता है। यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, कहने की आप देखेंगे कहने की बिहार का अलग है। तो हर स्टेट का विधायक अलग अलग होता है, और यहां तक कि आप देखोगे विधायक अलग अलग होता है, और मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री का वेतन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली। तो इसलिए मैं विधायक और मुख्यमंत्री का नहीं लिखा है कि पूछा भी नहीं जाता है, और हर स्टेट का अलग अलग होता है। अगर आप लिखोगे तो 28 राज्य का कितना आप प्रोवाइड करोगे, तो इसलिए कहने की हर स्टेट का अलग अलग होता है, इसलिए वो चीजें कम पूछी जाती है। तो आपसे कोई पूछे प्रधानमंत्री का वेतन कम क्यों 1,60,000, क्योंकि बताओगे सांसद के रूप में 1 लाख सैलरी दी जाती है, उसको बेरोजगारी भत्ता 60,000 दी जाती है, तब लग जाके 1,60,000 उसका वेतन होता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का वेतन आर्टिकल पढ़ोगे यानी कि 93 में, तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, उनको वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपया पर मंथ दिया जाता है। राजपाल का वेतन जो है 3,50,000 है। तो आपसे कोई पूछे राज्यपाल का वेतन कितना है, तो 3,50,000। आगे पढ़ेंगे तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है, और राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। हर स्टेट के अंदर आप देखेंगे राज्यपाल जो होते हैं, यानी कि आर्टिकल 153 में कहा गया एक राज्यपाल 2 स्टेट का हो सकता है, लेकिन सैलरी उसको एक ही स्टेट की मिलेगी, या 2 स्टेट अपने में साझा करके उसको 3,50,000 रुपया दे सकते हैं। तो राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है। जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, राज्य के लिए राज्यपाल होता है, वैसे राज्यपाल का वेतन कितना है? 3,50,000। तो आपसे कोई पूछे राज्यपाल का वेतन कितना, तो क्या बताओगे? 3,50,000। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, जैसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट गठन का उल्लेख किया गया, और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया। और हमारे अंतर्गत आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 मुख्य न्यायाधीश है, टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि उनकी जो सैलरी होती है तो 2,80,000 है। तो आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है, क्या बताओगे? 2,80,000। इसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी होती है 2,50,000 होती है। यानी कहने का सेंस क्या डियर, आर्टिकल 214 पढ़ोगे तो आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया, और वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या देखा जाए तो 25 है। तो हमारे जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको सैलरी अनुसूचित 2 के तहत दी जाती है, 2,50,000 दी जाती है। इसके बाद मान्यवादी का मतलब तो वकील होता है, यानी जो भारत सरकार वकील होता है उसी को मान्यवादी कहते हैं। जैसे संविधान के आर्टिकल 76 पढ़ोगे तो आर्टिकल 76 में मान्यवादी का उल्लेख किया गया, और जो भारत सरकार वकील होता है उसी को मान्यवादी कहते हैं। जो वर्तमान में मान्यवादी आर वेंकट नबड़ी है, उनको जो सैलरी दी जाती है 2,50,000 पर मंथ दी जाती है। इसके बाद भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक, जिसे इंग्लिश में सीएजी कहते हैं, जो संविधान के आर्टिकल 148 के अंदर उल्लेख किया गया है,
जो केंद्र और राज्य के अंदर बड़े बड़े घोटाले होते हैं वो सीएजी के द्वारा उजागर किए जाते हैं। जो वर्तमान में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनको सैलरी 2,50,000 दी जाती है। तो ये सब चैप्टर वाइज आगे डिप्ली आपको पढ़ाएंगे। कैसे याद होगा, एक बार घर पे जाना, 10 मिनट के अंतर्गत इसको अच्छे से देख के पढ़ना, और बिना देखे 10 मिनट पढ़ना, फिर देखे पढ़ना, जहां जहां भूलेगा उसको देख लेना। आधे घंटे पढ़ोगे, जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा। तो कल कितने लोग वेतन सुना देंगे, हाथ उठाएं। क्यों? चलो सभी लोग सुना देंगे, अच्छी बात है। तो वेतन याद कर ले आओगे आप लोग, बोलो भैया। चलो एक बार रिवीजन कराओ, बाकी नेक्स्ट हम लोग अनुसूची 3 कल से पढ़ेंगे। चलो बताओ, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, लास्ट में कितनी जोड़ी गई, प्रेजेंट टाइम कितनी है, किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है, अच्छा वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य क्षेत्र हैं, अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, सांसद का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, राज्यपाल का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, मान्यवादी का वेतन, अच्छा भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा का वेतन 2,50,000। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट कल पढ़ते हैं लोग।